हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे तो 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान के हवाले से जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड आता है, उसमें पाकिस्तान का नाम है और कहाँ पर है वो आपको बताना है कि जो जहाँ पे प्रॉपर मतलब डेमोक्रेसी नहीं होती, डिक्टेटरशिप होता है, तो उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है। इसकी वजह क्या है? इलेक्शंस भी होते हैं, कहा जाता है कि जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी आती हैं, लेकिन ये हम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर सके इस चीज को? 1947 में हम अक्सर इसका जिक्र बहुत अब तो इतना ज्यादा कर चुके हैं कि लगता है कि पता नहीं हम बार बार यही जिक्र करते हैं कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई, लेकिन इंडिया ने अपनी डेमोक्रेसी को जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त वो लोग खड़े। सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं और भी बहुत सारी चीजें वहां पे बेहतर हुई हैं, बट डेमोक्रेसी एक उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है। हम क्यों नहीं स्ट्रेंथन कर सके, इस पे आज बात होगी। इलेक्शन अभी शो से पहले रायना साहब पूछ रहे थे कि पता नहीं इलेक्शन की समझ नहीं आ रही। मैं कहा सर हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पिशावर में बैठे हुए, हमें नहीं समझ आ रही, तो आपको हिंदुस्तान में क्या ये जिसे कहते हैं तिगड़म इसका समझ आएगा? अजीब सी अफरा तफरी है। ये बात उनकी दुरुस्त है, मतलब ये मेजॉरिटी लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है इस बात के ऊपर कि क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है, इस पे भी बात होगी। इसरो के हवाले से एक अहम खबर है, नॉटी बॉय एक रॉकेट उन्होंने भेजा है, उस पर भी बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात, इंडिया की बात हो और उनकी बात ना हो तो मेरे ख्याल फिर इसको कहते हैं ज्यादती, वो हम कभी नहीं करेंगे। खैर, हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं काफी दिनों के बाद हमारे बड़े अच्छे दोस्त एनालिस्ट हैं, आप लोग देखते रहते हैं, और वैसे तो ताल्लुक उनका कश्मीर से, कश्मीरी पंडित में से एक है अमित रायना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अमित रायना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you for inviting me. रायना साहब, एक तो आप मुझसे सवाल कर रहे थे कि पता नहीं चल रहा कि क्या इलेक्शन था और क्या था क्या नहीं था। आपके यहाँ भी इलेक्शन और ये सारा प्रोसेस एक बहुत बेहतर तरीके से होता है, लोग मिसालें देते हैं, पाकिस्तान में बहुत एग्जांपल्स दी जाती है कि वहां पे इलेक्टोरल सिस्टम बहुत अच्छे लेवल का उन्होंने डेवलप किया। डेमोक्रेसी की भी बात होती है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। हमारा नाम उन कंट्रीज में से अनफॉर्चुनेटली जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, उन लिस्ट में हमारा नाम इस वक्त भी मौजूद है 2024 में। सर, क्या आपको नजर आता है? मैं ये तो नहीं कहता आप हिंदुस्तान बैठे हुए मैं पाकिस्तान बैठा हूं, लेकिन दोनों की एक दूसरे की चीजों पे नजर होती है, देखते भी रहते हैं, पता करने की कोशिश भी करते हैं। क्या आपको ऐसी चीज लगती है कि हम इतना पीछे रह गए और आपके यहाँ डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रेंथन हुई है कि किसी की मजाल नहीं है कि उसको हिला जुला सके? देखिए, एक सबसे प्राइमरी इम्पोर्टेंट जो रहा, मुझे लगता है वो रहा विजन हमारे लीडर्स का। अनफॉर्चुनेटली बिगिनिंग में ही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी फॉल्टर कर गई, क्योंकि कुछ फ्यूडल कंट्रोल्स थे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे, कुछ कुछ फैमिलीज का कंट्रोल था पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे, ऑटोक्रेटिक कंट्रोल था, लार्जली पंजाबी फैमिलीज का कंट्रोल था। और सिकंदर मिर्जा की गलती के बाद वो लगातार उसको किसी ने करेक्ट करने का प्रयास भी नहीं किया। और अगर कहीं प्रयास हुआ भुट्टो के टाइम में 70s में, जिसे हम ऑफिशियली द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं फिर आपने मतलब सिस्टम में, पाकिस्तान के सिस्टम ने उसको स्कटल किया। जनरल जिया का दौर आया, तो वो कहावत है, ग्लोबली कहते हैं कि एवरी स्टेट हैज एन आर्मी, एंड इन पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी हैज अ स्टेट। तो अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में वो वापस दोबारा देखने को लगा, इतना कंफ्यूज इलेक्शन। एक एज एन एनालिस्ट आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं पल पल ट्रैक करना चाहता था इस इलेक्शन को, मगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, कहाँ पे लीड्स है, कहाँ पे ट्रेंड्स है, किस प्रोविंस में कौन पार्टी लीड कर रही है। आपके पास फिगर्स नहीं थे, इसके प्री पोल्स के जो एनालिसिस होते हैं वो नहीं आ रहे थे, सर्वेस मिसिंग थे। तो बड़ा ही हौच पौच था, और कहीं ना कहीं ये ऐसा एंटायर प्रोसेस था कि लगता था कि देयर इज नॉट ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल। एग्जैक्टली। अब और ये सीक्रेसी ऑफ द होल इलेक्शन प्रोसेस को देखकर पाकिस्तान के लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी मीडिया में या सोर्सेज में, उसको देखकर तो लगता है कि इलेक्शंस मे हैव नॉट बीन एज फेयर दे शुड हैव बीन। और ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि कोई भी पार्टी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, अगर पीपल ऑफ द कंट्री
choose a particular party, give him an opportunity, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सिस्टम की, लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो उसको ऑनर करें। जब तक आप लोगों की विल को ऑनर नहीं करेंगे एक डेमोक्रेसी में, कोई भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं रह सकती, वो कभी फल फूल नहीं सकती। और वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आज भी लग रहा है कि पीपल्स विल इज नॉट बीइंग ऑनर्ड। और अगर ये इलेक्शन फेयर भी हुए हैं, बट जिस हिसाब से इसमें कम्युनिकेशन था या लैक ऑफ कम्युनिकेशन था जो कहें, तो उससे कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है। इट क्रिएट्स डाउट इन द माइंड्स ऑफ पीपल, और विच अगेन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द सिस्टम। एंड मैं ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा कहेंगे जो हारेगा वो कहेगा जी, सिस्टम रिग हुआ है, बट मैं एक एज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि साफ नहीं लग रहा था इलेक्शन। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। और रायना साहब, ये बात अब तो खैर आज और मतलब लास्ट 2-3 डेज से तो ये बहुत खुल के हो रही है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन आपको जितने भी मेजर सिटीज हैं वहां पे प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो हारा है वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है और जो जीता हुआ है, यही तो मतलब ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है कि दोनों तरफ, जिन पार्टी की यानी पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीट्स लिए वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद पीएमएलएन है वो भी कह रहे हैं कि भाई हम इसको नहीं मानते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। जेओआई जो है, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब की पार्टी है, वो भी यही कह रही है। तो ये ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बट जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी तो हम आपको भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आते हैं इसरो की तरफ। नॉटी बॉय के नाम से एक नया रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया है। नाम बड़ा जबरदस्त किस्म का रखा हुआ है। थोड़ा सा इस हवाले से बात करना चाह रहा था कि लेटेस्ट वेदर सैटेलाइट जो है ये लॉन्च कर चुका है इसरो इन इंडिया। देखिए, जीएसएलवी एक पीएसएलवी है, जीएसएलवी है। हालांकि मैं एक साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, या इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो जितनी भी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जीएसएलवी एक सीरीज ऑफ रॉकेट है जो अनप्रेडिक्टेबल रहा है, और उसकी सक्सेस रेट उतनी बढ़िया नहीं रही है पीएसएलवी को लेकर। जी और बट इस बार जो अब जीएसएलवी लॉन्च किया है इन्होंने बेटर मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए, वो सक्सेसफुल रहा है। और जो मैं आज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कुछ समय पहले कि इट हैज अटेन्ड एलिवेशन हायर देन दे एक्सपेक्टेड, तो उस कारण शायद सैटेलाइट की लाइफ और बढ़ जाती है। तो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। हम वैसे ही वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनका अपना लॉन्चिंग है, जो स्पेस में है, जो मून पे पहुंच चुके हैं, जो मार्स पे पहुंच चुके हैं। बट ठीक है, बट इसका एक एडवांटेज सिर्फ मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो या वेदर प्रेडिक्शन आएंगी वो मच बिल्कुल मोर एक्यूरेट होंगी। इट विल हेल्प आवर नेबरिंग कंट्रीज आल्सो। तो एक और माइलस्टोन है प्रधानमंत्री मोदी के रूल में। बट ये बात सच है कि इसका देखिए फिर बात विजन की है। ये विजन एग्री। अर्ली 60s में हिंदुस्तान ने लिया था। अगर आप फोटोज गूगल पे जी देखेंगे बिल्कुल। तो आप देखेंगे अर्ली रॉकेट साइकिल पे लेके जा रहे हैं प्रैक्टिस, ओह साइकिल के करियर पे पकड़ के लॉन्च होने जा रहा जबरदस्त। है एक रॉकेट जो जबरदस्त। स्पेस में जाएगा और लेके जा रहे हैं। बट ये विजन की बात थी, पैसा नहीं जी था आपके पास, आप लिमिटेड रिसोर्सेज में करना चाहते थे, बट एक विजन की बात थी। और ये यही फर्क है शायद आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि हमारे उस समय के लीडर जो थे उनका क्या विजन था और हमारे लीडर्स का क्या विजन था। तो आज देश इसलिए इतना आगे है कि कहीं ना कहीं वो विजन काम आए। बहुत बड़ी बात है। और ये बात मेरे ख्याल में अब मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है उनको ये बात समझ आ चुकी है कि विजन का बहुत बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है आज इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में, और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है अनफॉर्चुनेटली थोड़े थोड़े कर्जे लेकर। और हम अपना अफसोस होता है इस बात का मुझे। और ये हमारा अपना क्या दरा है, ये मैं कहता हूँ इसमें किसी का कसूर भी नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं ये बांग्लादेश की वजह से हुआ, या हिंदुस्तान ने तरक्की की तो उन्होंने हमारी तरक्की रोक ली, या अफगानिस्तान ने कर दिया। अमेरिका का नाम बहुत लिया जाता है, लेकिन मैं उनको भी नहीं कह रहा ठहराता इसका दोषी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम खुद हैं, क्योंकि फैसले तो हमने करने हैं। अगर सही फैसले हम वक्त पे सही वक्त पे कर लेते तो शायद ये देखिए, प्रॉब्लम। इसका इसका जो रीजन है वो अगेन उसी पे आ जाता है, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यस। क्योंकि जब डिक्टेटरशिप रही, और कहीं पे भी डिक्टेटरशिप सक्सेसफुल नहीं रहती है,
जब डिक्टेटरशिप रही तो उस डिक्टेटर का फोकस ही अपनी सत्ता बचाने में, अपने पावर कंट्रोल में रह गया, उसका कभी विजन ही नहीं आया वो देश को आगे बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। और ये हर डेमोक्रेसी की फेलियर रहेगी, क्योंकि ये हर डिक्टेटरशिप की फेलियर रहेगी, क्योंकि जब मेरा कंसेंट्रेशन ही अपना पावर बचाने में है, उसको कंसेंट्रेट करने में है, तो मैं कुछ और नहीं सोचता हूँ। और ये अगेन लैक ऑफ डेमोक्रेसी। और ये देखिए, अब आप बांग्लादेश की आपने बात करी, इंटरेस्टिंग बात है। जी 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, बिल्कुल ठीक है। और आज तरक्की के इशू में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे बहुत आगे है जी बिल्कुल। है। ठीक है, जीडीपी में आगे है, बिल्कुल पर कैपिटा इनकम में आगे है, एक्सपोर्ट्स में आगे है, वर्ल्ड रिकॉग्निशन में आगे है, डेमोक्रेसी में भी आगे है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हम बिल्कुल। कह सकते हैं कि वो इलेक्शन रिग्ड हो, या एक पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा ज्यादा जुल्म कर रही है, बट हम्म, कंपेयर टू पाकिस्तान दे आर मच मोर एडवांस, जिसमें बात इलेक्शन डेमोक्रेसी की आती है। सबसे प्राइम रीजन ये रहा था कि बांग्लादेश ने अपनी प्रायोरिटी पहचानी। पाकिस्तान की तरह जिन्होंने एक फेक हवा बना रखा है या कि हिंदुस्तान इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आवर एग्जिस्टेंस और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो जो फेक हवा है और उसको बार बार पालता रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टेट, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उसने कभी अलाउ ही नहीं किया कि बिल्कुल फोकस कहीं और डेवलपमेंट में जाए। बांग्लादेश ने ये नहीं किया। और बांग्लादेश से सीखना चाहिए पाकिस्तान को कि आज बांग्लादेश जो 50 इयर्स से ऊपर हो गए हैं, उसको कोई खतरा नहीं है उसकी पहचान को, उसकी एग्जिस्टेंस को। इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था पार्टीशन, और इंडिया ने एक्सेप्ट किया पार्टीशन एंड बिल्कुल मूव ठीक फॉरवर्ड। ठीक है, जिसने पार्टीशन मांगा, अनफॉर्चुनेटली उसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है पार्टीशन, एंड रिफ्यूज टू मूव फॉरवर्ड। तो वो बहुत बड़ा फर्क है। हमने, बिल्कुल। आपने, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से हिस्सा मांगा, हमने दिया, हम बात भूल गए, हमने अपने डेवलपमेंट में फोकस किया। यस बांग्लादेश ने हिस्सा अलग लिया, उन्होंने अपने डेवलपमेंट में फोकस किया। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आज भी उसी गुत्थी में उलझा हुआ है जो 1947 में क्रिएटेड था। Unless and until the system does not acknowledge that we are under no threat on existence, we should focus बिल्कुल on development. ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट रायना साहब। और थोड़ा-सा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की विज़न की आपने बात की, लेकिन अभी रिसेंटली जो कुछ कतर के साथ वो 8 नेवल ऑफिसर्स को निकालने का था, यकीन करें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी उसकी अच्छी खासी चर्चा हुई। मेरे ख़्याल में शायद ही कोई न्यूज़पेपर हो जिसने इस खबर को जगह ना दी हो, या किसी टीवी चैनल की वेबसाइट्स हो जिसने इसको जगह नहीं दी। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो ये असल बात होती है कि एक आदमी जिसको आज से कुछ साल पहले पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान जैसे मुल्क में उनकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि भाई ये लीडर ऐसा होता है कि अपने जिनको डेथ सेंटेंस हुई है, कहां पे मिडिल ईस्ट में, किसी और दुनिया के मुल्क में होती तो शायद फिर भी समझ में आती कि चले कुछ थोड़ा बहुत हो जाता। मिडिल ईस्ट से निकाल के और अपने घर में लेके आना, और एलिगेशन भी बड़ी सख्त थी जी स्पाइंग की, उसके बावजूद निकाल के ले आना। क्या मतलब आपका एनालिसिस इस पे चाहूंगा, क्या क्या नजर आ रहा है आपको देखिए कि मतलब नेक्स्ट जो उनका टर्म आने वाला है, और बहुत ज्यादा चांसेस है थर्ड टर्म, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में एक आम बात हो गई है, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। यस। बट चलिए, वो तो पॉलिटिकल स्लोगनिंग है, बट सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान ने एक लीप फॉरवर्ड लिया है, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ जो ग्लोबल रिलेशनशिप्स है उसको लेकर। ऐसा नहीं था कि हम 10 साल पहले एक बड़ी डेमोक्रेसी नहीं थे, एक पावरफुल नेशन नहीं थे, या बट वो एटीट्यूडनल शिफ्ट जो था, जो अपने आप को अब जताना कि हम एक बड़े पावर हैं, एक वो। जी दूसरा, फोकस ऑन जो रिलेशनशिप हमारी मिडिल ईस्ट से हमेशा अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, अच्छी जी। थी, बट वो एक नॉर्मल हाई हेलो वाली रिलेशनशिप थी। अगर मैं एक हम्म, कॉमन भाषा में कहूँ कि नमस्कार, आदाब, बस क्या हाल चाल है, आप उस लेवल तक बिल्कुल। थी, खराब नहीं थी। मगर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, देखिए मोदी जी जब निकले भारत से यूएई की, और उनका स्टेटमेंट था मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। एग्री सर। यूएई प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने शेख हानी के लिए कहा आई एम गोइंग टू मीट माई ब्रदर। या तो ये एक आपको दिखाता है जनरेशनल शिफ्ट, एक एडिशनल शिफ्ट जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आया है। एग्री। अपने आप को असर्ट करना, दूसरे को रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसको एहसास कराना कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ उसके लिए। अब आप देखिए, लास्ट ईयर एक स्टेटमेंट आया था एक बीजेपी पॉलिटिकल लीडर से टीवी डिबेट में।
सर्टेन रिलीजियस रिमार्क को लेकर, हालांकि उस पर डिस्प्यूट हो सकता है वो सही था या गलत था, उस पर कतार ने ऑब्जेक्शन लिया और इंडिया ने उस पर प्रॉम्प्टली उस बीजेपी लीडर को अपनी पार्टी से बर्खास्त किया, सस्पेंड किया। कहने को हिंदुस्तान में काफी क्रिटिसिज्म हो कि कतार कौन होता है कहने वाला, बट हिंदुस्तान के लीडर्स ने फिर अगेन वो विजन दिखाया कि डिप्लोमेसी में बहुत चीजें करनी जबरदस्त, पड़ती हैं, आपको जबरदस्त। आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना पड़ता है, और वो किया उन्होंने। और आज मैं आपको बताऊं, ये कतार वाली अचीवमेंट इसलिए बहुत बड़ी कि हमको उम्मीद थी कि डेथ सेंटेंस जो है वो डेथ सेंटेंस कम्यूट हो जाएगा लाइफ सेंटेंस में, गिवन दैट देयर वाज अ ट्रैक रिकॉर्ड आल्सो कतार का कि डेथ सेंटेंसेस काफी सालों से एग्जीक्यूट नहीं हुई है। बट ये एक अचीवमेंट दुनिया ने मानी है कि आप एस्पिनॉज में जो लोग अक्यूज्ड हैं, जिसकी सजाए मौत है किसी भी देश में, आप उनको बाइज्जत घर ले आते हैं। तो एक अचीवमेंट थी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी के विजन का स्टेटमेंट है, जहां पे वो इन नई इंडिया को दिखा रहे हैं और वर्ल्ड एक्नॉलेज कर रहा है। इसके अलावा there's also economics to it. UAE also knows, Saudi also knows, Qatar also knows petrodollar is not going to last long. It is important that we build friends, we build business strategies, business partners, और उसमें हिंदुस्तान उनको एक इंपॉर्टेंट पार्टनर दिखता है, ये भी एक सच्चाई। बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है, और आपने बात की कि एक स्लोगन था पॉलिटिकल कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन उन्होंने इस चीज को दिखाया। और मैं आपको ये सच में बता रहा हूं कि पाकिस्तान में वाकई इस चीज को अब मैं सुनता हूं तो मुझे खुद भी हैरानगी होती है कि अब लोग बड़ा क्लियरली ये बात करते हैं, कहते हैं नहीं उनके प्राइम मिनिस्टर को दाद देनी पड़ेगी, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बेशक पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहा है, इमरान खान साहब जो मर्जी कहते रहे, बट एक चीज सच है कि उस आदमी ने हिंदुस्तान को, पहले लोगों ने भी मेहनत की होगी, लेकिन उन्होंने एक बड़े टॉप के लेवल पे लाके अपने कंट्री को खड़ा किया। और रायना साहब जिस तरह की बात करें तो तकरीबन मेजॉरिटी हिंदुस्तान के दोस्तों से कहीं पे भी दुनिया में बात करें या हिंदुस्तान में रहते हुए भी अगर उनसे बात होती है हमारी, तो वो यही बात करते हैं। मेजॉरिटी लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मोदी साहब के विजन की तारीफ करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, और अराउंड द वर्ल्ड भी, मिडिल ईस्ट में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो या कहीं और हो। रायना साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच रायना साहब।